अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मौजूदा जो हालात हैं और जो दौर चल रहा है उसमें सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां हमारी ज़िंदगियों के अंदर आई हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फोकस किया जा रहा है वो सफाई सुथराई, हाथ धोने पर, आपके कपड़े साफ़ होने पर और आपके जो इर्द गिर्द माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखने पर हो रहा है। तो हम करते क्या हैं कि हम अपने हाथ भी धो रहे हैं, हम अपना मुँह भी धो रहे हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने कपड़ों को भी बार बार तब्दील कर रहे हैं जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। घर में हमने डिसइंफेक्टेंट बना लिए हैं, घर को साफ कर रहे हैं, हैंडल्स वगैरह साफ कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे खुदारा अभी भी समझ जाइए और कर लीजिए। बात यहाँ पर समझने की ये है कि हम जब अपने घर को साफ रख रहे हैं, अपने आप को साफ रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो इर्द गिर्द में माहौल है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो मोहल्ला है, हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे साफ सुथरा नहीं रखते। तो यहाँ पर हमें ये वक्त मिला है कि हम एहसास करें, हम समझें उस बात को कि जो हमारा इलाका है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो सड़कें हैं, हमें उनको साफ सुथरा रखना है। अगर हम जिम्मेदार शहरी बनेंगे, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा मुल्क ना तो साफ सुथरा होगा बल्कि जो बेजबहा बीमारियां हैं, जो गंदगी, कचरे और ढेर की वजह से हो जाती हैं, हम उससे भी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो हमें समझना यह है कि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर डालने के बजाय हम जो कुछ अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, अपने गली मोहल्ले को साफ रख सकते हैं। इस वक्त टाइम मिला हुआ है, क्वारंटाइन में ऑफिसेज बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, बच्चों को एक्टिविटीज में एंगेज करें, उनको सफाई करने की आदत डालें, अपने गली मोहल्ले को साफ करने की आदत डालें। नौजवान जो है उनको ट्रेन करें, उनके साथ मिलकर काम करें, किसी दीवार पे पेंट कर दें। तो जिस तरह से जो आप जिस कैपेसिटी में कर सकते हैं अपने मुल्क को साफ सुथरा रखने के लिए, आज से कदम उठाइए और कीजिए। तो देखिएगा कि ये चेंज हमारी जिंदगी में कितना अच्छा होगा, कितना मौसर होगा और आपका क्वारंटाइन पीरियड भी अच्छा गुजरेगा। तो जिस तरह कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है, तो ईमान की तकमील में भी आप अपना किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। जहां पर हम कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि भूख का था, जिसकी वजह से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमें लॉकडाउन में रिलीफ देना पड़ेगा, नरमी करना पड़ेगी, वरना शायद लोग कोरोना से ना मरे, भूख से मर जाएंगे। लेकिन इस चीज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो मुश्किल अपने लिए भी करेंगे, अपने घर वालों के लिए भी करेंगे और पूरे मुल्क के लिए करेंगे। तो बात करते हैं, मेरे साथ एहसान उल हक साहब भी मौजूद हैं जो कि मारूफ टेनिस प्लेयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वेलकम टू द शो एहसान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम। एहसान, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जैसे भी मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है वो भूख है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फौरी तौर पर लॉकडाउन में रिलीफ देने की बात हुई। हम लोगों ने देखा कि आप लोग भी जिस तरह से एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए आप लोगों की जानिब से, किस तरह काम हो रहा है और क्या कर रहे हैं एहसान आप मजीद? देखें, अल्लाह के फजल करम से जी अपनी तरफ से तो कैपेसिटी में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने घरों को पाकिस्तान में पहुँच सकता हूँ इस मुश्किल वक्त में वो पहुँचूँ। अल्लाह के फजल करम से 1500 फैमिलीज तक पहुँच चुके हैं हम स्टॉप फॉर स्टार्ट टेनिस के थ्रू। मेरी फाउंडेशन जो है स्टॉप फॉर स्टार्ट टेनिस हैज जॉइंड हैंड्स विद रिस्क, जिनकी एहसास करो मूवमेंट है, कोशिश कर रहे हैं कि जितने पाकिस्तानी घरों में पहुँच सकें पहुँचें। शुरू में हमारी कैंपेन जो थी सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद तक महदूद थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से फंड्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। एंड अब उकाड़ा भी हम थोड़ी सी हमने हेल्प की है लोगों की, और चकवाल में भी कर रहे हैं। तो इस तरह बस पूरी कोशिश है जी। बात यही है जिस तरह आप लोग मीडिया वाले, तो ऐसा आपकी तरफ से ट्वीट भी किया गया था कि रमज़ान के लिए खासी तैयारी कर रहे हैं और रमज़ान में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे। रमज़ान के लिए क्या प्लान है आप लोगों का, क्या कर रहे हैं? प्लान तो वही जी, हर दिन हम घरों तक पहुंच रहे हैं। रमज़ान में भी यही जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है आगे और हो गया हुआ है और मेरे ख्याल से और लोगों की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। सारा मेडिकल स्टाफ जो है, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, हमारे रेंजर्स हैं, हमारा मीडिया है, जिस तरह फ्रंट लाइन बन के इस वबा से लड़ रहा है, मेकिंग श्योर कि हम
हम सेफ रहें। आई थिंक हमारा एज अ पाकिस्तानी शहरी बहुत ये ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम एज अ बैक लाइन, एज अ बैक बोन जो है ना, मिलके काम करें। और जो सारे मुस्तहिक लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं और जो गरीब गुरबा इलाके हैं, उन तक खाना पहुँचाना चाहिए। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक अ हंगर फ्री पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने अब तक जो फंड्स रेस किए हैं, और आपने कहा कि और भी लोग आ रहे हैं आप लोगों के साथ कि आप उसमें शामिल हो जाएं, कहाँ से फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे ये सारा काम हो रहा है, आपके साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं साम? देखिए, शुरू में तो जी मेरी सारी फैमिलीज को मैंने ऑब्वियसली आई आस्क्ड देम, और मैंने पूरे पाकिस्तान को प्ली की थी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के थ्रू वाज आस्किंग देम टू डोनेट फंड्स। बात यही थी कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर पाकिस्तानीज, क्योंकि ये जंग जो हम घर बैठ के भी लड़ सकते हैं इफ़ यू कीप डोनेटिंग। अभी आजकल लोगों को हेल्प करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर निकलना फर्स्ट तो अलाउड नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो वी जस्ट गिविंग स्मॉल प्लेटफॉर्म जी। हुकूमत जो है अकेले जो है वो सारे पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंच सकती। आई थिंक जो माशाल्लाह से प्रिविलेज लोग हैं, फैमिलीज हैं, एंड आई फील वेरी लकी एंड फील वेरी ब्लेस्ड कि आई एम इन अ पोजीशन कि जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और जो भी सारे बाकी सारे पाकिस्तानीज जो हैं जो प्रिविलेज हैं माशाल्लाह से, आई थिंक वी हैव टू वर्क टुगेदर जी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सही मुस्तहिक लोग हैं और डेली वेजेस हैं, जहाँ पे खाने की बहुत ज़रूरत है, जितना हम अफेक्ट हो रहे हैं वबा से वो तो एक तरफ है, लेकिन मेरे ख्याल से भूख से ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे विद इन द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। तो वी हैव टू मेक श्योर जी एज अ नेशन टू वर्क टुगेदर, और मिलकर जुलकर जो है ना हम इस वबा से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा हम ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने दिनों तक लॉकडाउन में रिलीफ मिला, लोगों ने इसको समझा कि शायद बस अब छुट्टी हो गई है और फौरी तौर पर घरों से निकल आए हैं, बिला ज़रूरत भी निकल रहे हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, उनको किस तरीके से समझाएं कि डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ मौजूद होते हैं, जिससे जो इंस्पायर होता है वो उनकी बात समझ ले, क्या कहेंगे उनके लिए ऐसा आप? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा जी, प्लीज़ अपने घरों में रहें। हमारे शुरू में जिस वजह से अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी तबाही नहीं हुई जिस तरह बाकी रेस्ट ऑफ द दुनिया में हो रही है, वो इसी वजह से है कि हमने पहले 2-3 हफ्ते जो है लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लिया है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने थोड़ा से इंडस्ट्रीज के लॉकडाउन को खत्म किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के लिए खत्म कर दिया है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है अभी भी, जिस तरह आपके नुमाइंदों ने रिपोर्ट दी कि वबा अभी भी थोड़ी सी फैल रही है और भी डेथ्स हो रही हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि कंटेन करना भी मुश्किल है। वो रीज़न यही है कि हम जो है ना दोबारा से घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये जो है ना केसेस जो हैं और ये वबा जो है पाकिस्तान में नहीं फैल रही। एंड इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस टाइम जी। मेरे पूरे पाकिस्तानियों से, सारी शहरियों से यही अपील है कि प्लीज़ अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसेस को बरकरार रखें। WHO और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो आपको तदाबीर दे रही है, प्लीज़ उनको फॉलो करें। और लॉकडाउन जो है सब लोगों के लिए, सब इंडस्ट्रीज के लिए ख़त्म नहीं हुआ। वेरी लिमिटेड लोग हैं और वेरी लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको ख़त्म किया है। तो काइंडली उसको रिस्पेक्ट करें। और अल्लाह मियां ने हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें दी है वो ज़िंदगी है, और हमने अपनी मदद आप करनी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद साहब, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले तो ये कि हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से वो बहुत संगीन होती जा रही। केसेस की तादाद में तवातुर से इजाफा हो रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ उससे मुतासर हो रहा है। मुल्तान में भी हमने देखा, दीगर अस्पतालों में भी सूरत हाल है। क्या अब स्ट्रैटेजी है इस हवाले से? लॉकडाउन में रिलीफ तो मिला है लेकिन उसको लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ईजी ले लिया है शाह साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे जैसे आपकी टेस्टिंग सलाहियत में इजाफा होगा वैसे वैसे कोरोना केसेस की कंफर्मेशन की सूरत हाल सामने आती चली जाएगी और यकीनन उसमें इजाफा होगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी पाकिस्तान ने पीक नहीं किया। पीक आपका आना है। मई में आखिर में या जून में पीक आ सकता है। तो ज़हनी तौर पर हमें कंफर्म्ड केसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, उसमें इजाफे के लिए तैयार रहना चाहिए। और बदकिस्मती से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, कुछ अमवात के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
200 के करीब हमारी अमवात हो चुकी हैं, अफसोसनाक है, लेकिन इसमें इजाफे का इम्कान है। अब इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है। अब आपने कहा कि लोग संजीदगी से नहीं ले रहे। देखिए, लोग बेचारे कश्मकश में हैं। एक तरफ कोरोना से उन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को, घर वालों को महफूज करना है, और दूसरी तरफ उन्होंने भूख से लोगों को महफूज करना है। तो इसमें हमारी कोशिश है कि एक डेलिकेट बैलेंस है, और ये बहस जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है। क्या मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए या सिलेक्टेड लॉकडाउन होना चाहिए? ये बहस आज हमें हो रही है, ये बहस आज यूरोप में हो रही है, और पाकिस्तान में भी हो रही है। इसमें कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आपको उस सूरत हाल को मुसलसल गेज करना होगा, और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली को ऊपर नीचे करना होगा। सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक और मामला ये है कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे हैं कि कुछ ममालिक से अब फ़्लाइट्स आ भी रही हैं, जिसमें मैनचेस्टर की बात की जाए, लंदन की बात की जाए, लेकिन श्रीलंका में कुछ ऐसे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं जिनको लाने के लिए इकदाम नहीं हो रहे। कल एक कार्गो फ्लाइट आई जिसमें 40 पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने की सलाहियत थी, लेकिन उनको नहीं लाया गया। एम्बेसी से राब्ते में भी हैं वो लोग, तो उनको लाने के लिए कुछ इकदाम, कुछ सीरियस जो है ना वो हम देखेंगे सिचुएशन आगे। 100 के करीब पाकिस्तानी हैं, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, जिसमें आम लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। पहली बात तो ये है कि कार्गो फ्लाइट में पैसेंजर्स को नहीं लाया जाता। ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, और इस किस्म की रियायत हम न ले सकते हैं, ना हमें उसका प्रचार करना चाहिए। नंबर 2, हजारों पाकिस्तानी हैं जो बाहर स्टैंडर्ड हैं, उनको वापस लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एविएशन मिनिस्ट्री है, हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री है, सब मिलके काम कर रहे हैं, दफ्तर खारजा बशमूल। अब वक्त लगेगा, यकदम सबको लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ जब लाना है उनको टेस्ट भी करना है, जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको क्वारंटीन भी करना है। पहले एक एयरपोर्ट खोला था, अब और भी खुल गए हैं, तो बतदरीज उसमें पहले हम 2000 के करीब हफ्तावार ला रहे थे, अब इंशाल्लाह अब उस 20 तारीख से हम 6-7 हज़ार की हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। लोगों को परेशानी है, लोगों को दिक्कत है, हमें भी मैसेजेस आते हैं, हम बिल्कुल उनसे, हमें पूरा एहसास है, लेकिन उन्हें भी थोड़ा ताउन करना होगा, और हमें उनकी दिक्कत का एहसास है। क्या करें, कैपेसिटी के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जो कैपेसिटी की भी हमने बात की, ओवरऑल उसको रेज भी किया गया है मुल्क भर में। एक वजह उसकी तरफ से ये भी आई कि मुल्क में केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी यही कहा जा रहा है कि इसका एक वेव ऐसा आना है जिसमें मजीद सूरत हाल ख़राब होगी, जैसे कि अभी आपने शुरू में भी जिक्र किया। उससे निपटने के लिए क्या एक दफ़ा फिर हम देखेंगे कि लॉकडाउन में सख्ती होगी तो इस पर लोग अमल दरामद करेंगे, या ये इस वक्त ऐसे ही चलेगी सूरत हाल? पहली बात तो ये है कि जो सही सूरत हाल है वो आपके सामने तब आएगी जब आप एक मुनासिब हद तक टेस्टिंग करेंगे। पहले आपकी टेस्टिंग एबिलिटी बहुत महदूद थी, अब उसमें बतदरीज इजाफा किया गया है और किया जा रहा है मुसलसल। जैसे जैसे इजाफा होगा वैसे वैसे हकायक हो सकता है बहुत से लोगों जो इन्फेक्टेड हो अभी जाहिर ना हो और जाहिर हो जाए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं उनको इन्फेक्ट भी हो जाए, सिम्टम्स ना हो और वो कोरोना फ्री भी हो जाए, ऐसा मुमकिन भी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी कुछ कहना हमने देखी, हमने पैनिक भी क्रिएट नहीं करना और हमने लोगों को मोहतात रहने की हिदायत भी देनी है। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, कल फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आया। कुछ दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब और दीगर लोगों से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने जो चैरिटी चेक है वो पेश किया था। तो क्या अब मजीद जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इन तमाम लोगों के कोरोना टेस्ट हो रहे? जी, स्टैंडर्ड SOP है, उस SOP के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का टेस्ट होगा, उन्होंने टेस्ट दे दिया है। उम्मीद है कि आज रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, एहसाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं UHS के। वेलकम टू द शो डॉक्टर जावेद। अभी जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हो रही थी, आगे जो सूरत हाल है डॉक्टर जावेद आपको क्या लग रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है, टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे ही इंक्रीज हुई केसेस बढ़ना शुरू हो गए। आगे आपको क्या नजर आ रहा है? क्या मजीद जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा होगा और निमटना कैसे हमें इससे डॉक्टर जावेद? बहुत बहुत शुक्रिया रमशा। देखें, जो जैसे अभी आप कुरैशी साहब से बात कर रहे थे, ये बीइंग ए नॉन डॉक्टर भी उनको और आपको तो ख़ासकर, क्योंकि आपने इतने प्रोग्राम कोरोना पे कर लिए हैं कि मेरा ख्याल है अब आप कोरोना की डिग्री आपको शायद UHS कंसिडर कर सकती है कि आपको मिल जाए, क्योंकि इसमें अपनी यूनिवर्सिटी से मुझे जो है स्पेशलाइज डिग्री दिलवा दीजिए। हाँ, यही लगता है कि जिस तरह आप प्रोग्राम मेरा ख्याल इतने कर रही हैं। अच्छा, इसमें ऑन ए सीरियस नोट कि देखें, ये शायद पहले भी हमने एक दो प्रोग्रामों में यही मैंने कहा था कि देखें, हमें अभी जो जो आपके वो नंबर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं मेनली दो रीज़न हैं। नंबर 1 कि आप ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर रही हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। तो दूसरे नंबर पे इसलिए कि बीमारी बढ़ रही है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो अभी हम नहीं कह सकते अनफॉर्चुनेटली कि हम अपनी पीक पे चले गए हैं। अभी हम स्टिल पीक की तरफ जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और अभी प्लेटू भी नहीं कर पाए। और अभी फिर हम जाहिर है हमने इसमें हमें बैलेंस करना था बिटवीन डिज़ीज़, डेथ एंड मिजरी, और दूसरी तरफ हमें मिजरी थी पॉवर्टी की और मुआश की। तो इसमें हमने बैलेंस करना है, क्योंकि जाहिर है कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये कहेगा कि लाइफ होगी तो लाइवलीहुड होगी। जब लाइफ आपको अल्लाह ताला दे देंगे, ब्लेस कर देंगे, तो लाइवलीहुड तो ऊपर नीचे ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो वो फिर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज सपोर्ट कर रही हैं, तो वो तो हो जाएगा। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने ये लॉकडाउन वगैरह कम करना है तो इसको आप कम्प्लीमेंट करें इंक्रीज टेस्टिंग कैपेसिटी में। और दुनिया में अभी बहुत मुल्कों ने, इवन वो मुल्क जो हमसे बहुत अमीर हैं, जर्मनी को देख लें और फ्रांस को देख लें, उन्होंने पूल्ड सैंपल्स पे टेस्टिंग शुरू कर दी है। पूल्ड सैंपल्स पे टेस्टिंग का फ़ायदा ये है कि आपके सेम रिसोर्सेज के साथ, सेम मशीनों के साथ, सेम किट्स के साथ आपकी कैपेसिटी कई गुना 10 गुना बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, हमारी यहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल में भी इसको डॉक्टर जावेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कल वहाँ से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी पूल टेस्टिंग हो रही है, स्टार्ट कर दी है। जी अभी उन्होंने की है, लेकिन ये अगर आपको याद हो हमने यही रिकमेंडेशन को 15 दिन पहले दी थी, बल्कि दुनिया में सबसे पहले ये रिकमेंडेशन हमारी थी जो यूनिवर्सिटी में हमने की थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शौकत खान ने किया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ओवरऑल एक जो NDMA है और जो इसको लीड कर रहा है, इसको वो सारी जगह पे ये करा दे। देखें, उससे एकदम आपकी 10 गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो सही पिक्चर सामने एकदम आनी शुरू हो जाएगी जब आपकी 10 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे इंक्रीज होगी तो आपके सामने जब क्लियर पिक्चर आएगी तो आप क्लियर डिसीजंस ले सकेंगे। डॉक्टर जावेद साहब, एहसामुल हक भी मेरे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। एहसाम, ये जो क्वारंटाइन टाइम है, एक तो आप चैरिटी में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं, उसके अलावा आप किस तरह से टाइम गुजारें, और दूसरी बात ये फिटनेस मेंटेन करना स्पोर्ट्स के लिए बड़ा जरूरी है, स्पोर्ट्समैन के लिए, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए एहसाम आप? हाँ जी, बेसिकली घर के अंदर मेरे वेट्स वगैरह हैं, रनिंग मशीन भी है, तो आई डू माई लेवल बेस्ट के हर दिन मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, स्केड्यूल पिछले 3 हफ्ते से कर रहा हूँ मैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, मेंटल हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम मेकिंग श्योर कि वो मैं करता रहूँ। घर में थोड़े से मेरे जो हैं वालदैन और मेरे बहन भाई और सिस्टर इन लॉ भी जो है और नेफ्यूज़ हैं, उनको भी मैं कराता रहता हूँ अपने साथ। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई लाइक टू मोटिवेट देम, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड उसके अलावा बस यही है जी कि बस दुआ कर रहे हैं कि इस वबा से जल्द निकलें, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा और आप लोग भी जिस तरह कैंपेन्स और सारी लोगों को बता रहे हैं कि घर में रहना बहुत जरूरी है जी। बड़ी अच्छी बात आपने कही।
जितना हम रहेंगे घर के अंदर और जितना अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखेंगे उतनी जल्दी ही हम इस वबा से जो है ना मुकाबला कर सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप अपने जो है ना वो घर के बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, स्कूल्स बंद हैं, घर में बंद बच्चे हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर खेल कूद भी कर रहे हैं तो वो घर में ही है, तो उनको भी फिजिकल एक्टिविटी कराना कितना ज़रूरी है। और क्या क्या बच्चों के साथ आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टिप्स दीजिए कुछ लोगों को भी। नहीं जी, बहुत ज़रूरी है जी। ऑब्वियसली एज अ पेरेंट, एज अ मैं मामू और ताया, जिस तरह भी जो भी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यंगस्टर्स जो है हमारे जो बच्चे हैं घर में, उनको मोटिवेट करें, उनको एहसास दिलाएं कि एक्सरसाइज करना और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आईपैड्स पे रहना और टीवी देखना और अपने फ़ोन्स पे रहना, जो इससे ना बहुत बच्चे जो है लेजी हो रहे हैं आजकल। माशाल्लाह से मेरे नेफ्यूज़ जो हैं वो 13 और 10 साल के हैं, दे आर प्रीटी एक्टिव। एक छोटा टेनिस भी खेलता है, बड़ा वाला जो है उसको फुटबॉल का बहुत शौक है। सो आई एम मेकिंग श्योर अपनी ट्रेनिंग के बाद उनको 1.5-2 घंटे देता हूँ हर दिन ट्रेनिंग के लिए, एंड ताकि वो भी फिजिकली फिट रहें और हेल्दी भी रहें, एंड इट हेल्प्स देम किल टाइम आल्सो ड्यूरिंग द डे। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर जावेद भी हमारे साथ। ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जरा मजीद कोरोना के हवाले से बात करेंगे और इलाज के हवाले से बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। तो बात करेंगे कि इलाज के हवाले से जो पेशरफ्त है वो कहाँ तक पहुंची। दुनिया भर में बातें हो रही हैं कि वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं। यूके की जानिब से कहा गया, वुहान की तरफ, वुहान में भी हमने देखा कि चाइना में भी तैयार करने की बात हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम करते हैं शो में, जो कि वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के और वायरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। सबसे पहले तो सवाल यही है कि जो इलाज के हवाले से बात हो रही है कि वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हो रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से और कब तक अवेलेबल हो सकती है वैक्सीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इजाज़त आप देंगी माशाअल्लाह रमज़ान की आमद है, तो मैं सब मुसलमानों को उसकी मुबारकबाद भी पेश करूंगा। और आजकल बहार का ज़माना है, लेकिन इस ज़माने में हम ये कोरोना की ख़बरें सुन रहे हैं जो है ना, बहुत मेहरबानी जी। बात यह है कि आज सुबह ही मैं clinicaltrials.gov पे देख रहा था, तो आज से चंद दिन पहले तकरीबन कोई 200 के करीब क्लिनिकल ट्रायल थे। आज ये नंबर बढ़ के 745 हो गया है। इसका मतलब ये है कि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट और जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इसमें लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। बाकी जो चंद एक, जैसे कि एक WHO ने ट्रायल शुरू कराए थे, आई थिंक दैट इज ए सॉलिडेरिटी ट्रायल, वो 100 से ज़्यादा मुल्कों में हो रहे हैं। अब वो ये है कि हमें इस वायरस के इलाज के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या है। तो रियल सॉल्यूशन इसका वैक्सीन ही है। और वैक्सीन मैं आपको अर्ज कर दूं कि वैक्सीन बहुत जल्दी नहीं बनेगी, दो इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले प्री क्लिनिकल वर्क होता है, उसके बाद फिर क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स। और वैक्सीन की सेफ्टी एक बहुत अहम इशू होता है। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए लाजिम है कि हम इस बात को अच्छे तरीके से जानें कि वैक्सीन आ भी जाए तो अगले 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ये अवेलेबल होगी, इफ़ वी गो विद ए वेरी फास्ट ट्रैक। अभी वही जो WHO की स्ट्रेटेजी है कि हम कोई ऐसी मेडिसिन ढूंढ लें जिसमें क्लोरोक्विन भी है और 3 और इंटरफेरॉन है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो दूसरे वायरसेस के लिए बनाई गई, तो उनको भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो ये है जस्ट टू सेव आवर सेल्फ। और जो बाकी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सोशल डिस्टेंसिंग है। आपके मीडिया का माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रोल है कि यू आर, आई मीन एवरी मॉर्निंग, आई नो इट्स ए टफ जॉब, आके लोगों को बताना कि आज इतने लोग बीमार हैं, इतने लोगों की डेथ हो गई है। पीपल डोंट वांट टू लिसन दीज थिंग्स, बट दीज आर द रियलिटीज जिसके साथ हम इस दुनिया में कोरोना की वर्ल्ड में रह रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। तो एक तो अब इस पे भी बात करेंगे कि कोरोना वर्ल्ड में हमें रहना कैसे है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, इस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप लोगों ने एक म्यूटेशन ब्राउजर तैयार किया है, क्या है ये और इसका फायदा क्या होगा? देखिए रमशा, हर वक्त बहुत लोग इसी कश्मकश में मुब्तला रहते हैं, और आपने भी ये सवाल मेरे ख्याल पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या ये वायरस वुहान से जब से चली है और होते रहते, हमें पता है कि ये वायरस जो स्विच हुई है एनिमल से ह्यूमंस को, वो तो वुहान में ही मोस्ट लाइकली हुई, और फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई, और कई इस वक्त ये पैंडेमिक बन गई, 230 के करीब एरियाज़ या ममालिक में मौजूद है। तो ये बजाय इसके कि लोग वेट करें या साइंटिस्ट वेट करें, ख़ासकर जो काम कर रहे हैं, ख़ासकर जो वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, उसका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होगा कि अगर जब भी वैक्सीन इस लेवल पे आ जाती है, बाय द वे वैक्सीन कम से कम 2 ग्रुप्स ऑलरेडी ईजाद कर चुके हैं, ख़ासकर ऑक्सफोर्ड जो सारा गिलबर्ट हैं, और क्योंकि हमारा कुछ ऑक्सफोर्ड से ऑलरेडी चल रहा है MOU वगैरह, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ आज से 3 माह पहले था भी खुद भी, तो इन सब से मीटिंग हुई स्कॉफील्ड से, और हमारी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है। उन्होंने ह्यूमन ट्रायल इस हफ्ते से नेक्स्ट मंडे से शुरू कर देने हैं, और उन्होंने एनिमल ट्रायल्स भी कर लिए हैं, और उनके 650 पाउंड्स हर वॉलंटियर को दे रहे हैं फॉर एज ए जस्ट इनकरेजमेंट। तो लेकिन जैसे डॉक्टर मुख्तार साहब ने कहा कि स्टिल इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि वो वैक्सीन वेदर ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में अप्रूव होती है, सेफ्टी और एफिकेसी दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। तो इसलिए अभी इस राइट नाउ तो वो मुमकिन नहीं है। तो इसको देखने के लिए लोग हर वक्त कन्फ्यूजन में रहते थे, स्पेशली साइंटिस्ट। तो हमने अपना म्यूटेशन UHS म्यूटेशन ब्राउज़र अगर कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और उसको अगर आप देखें तो उस पर बहुत इंफॉर्मेशन है। ये है कि कितनी दुनिया में म्यूटेशंस हुई, किस एरिए में से ये सैंपल लिया गया, और सिर्फ ये वो हाई जो क्वालिटी सैंपल्स हैं, जो लो क्वालिटी हैं उनको तो हम एंटरटेन नहीं करते इस ब्राउज़र में, क्योंकि अगर उनको करेंगे तो ये तो ब्राउज़र मीनिंगलेस सा हो जाएगा। तो इट इज़ ओनली हाई। और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे और ग्राफ्स में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, और विद इन दी वायरस कौन कौन सी जगह पे म्यूटेट कर रही है। और फिर आपको पाकिस्तान का डाटा मिलेगा, और पाकिस्तान से हमें इस वक्त तक 2 ऐसे सैंपल्स मिले हैं जिनको हम बहुत हाई क्वालिटी सैंपल कहते हैं। एक GB का स्ट्रेन है और एक KPK का स्ट्रेन है। तो ये मकसद ये है कि लोगों को आगाही दी जाए, स्पेशली साइंटिस्ट हु आर वर्किंग विद दिस वायरस। तो और ये फ्री टू डाउनलोड है, ये इसकी कोई ऐसा नहीं है आप जो मर्जी इसको डाउनलोड कर ले, और इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एहसानुल हक साहब, ये जो सूरत हाल है, हम जो कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, लोग घरों में बंद भी हो गए हैं, काफ़ी टाइम भी गुजर गया। जैसे ही लॉकडाउन में रिलीफ मिला, लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो हुकूमत की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से जो हिदायत दी जा रही हैं और एहतियाती तदाबीर, इन पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है? आप भी अगर ये चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं तो किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, बताइएगा। नहीं जी, ऑब्वियसली इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करना और ऑब्वियसली आइसोलेट करना। आई नो, आई अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल बिट टफ फॉर एवरीवन टू डू इट, लेकिन इट्स द नीड ऑफ द आवर जी। जिस तरह मैंने कहा है, जितना ज़्यादा हम घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे, उतनी जल्दी ही इस वबा से हम जो है ना आगे निकल सकते हैं और इससे मुकाबला कर सकते हैं। जब मैं निकलता हूँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए जी, आई टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ग्लव्स पहने होते हैं मैंने, टोपी भी पहनी होती है, मास्क भी पहना होता है। वापस जब घर आता हूँ पूरी गाड़ी को सैनिटाइज भी
लॉन्ड्री करता हूँ, अपने आके कपड़े जैसे ही उतार के किसी घर वालों को नहीं मिलता मैं उनको धोने के लिए डाल देता हूँ। आई टेक अ शावर टोटली, और बच्चों वगैरह से भी नहीं मिलता विद इन हाफ एन आवर टू एन आवर, जब तक मैं शावर वगैरह सारी चीज़ें ना ले लूँ। मेरे घर में ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी नीसीज हैं, मेरे नेफ्यूज़ हैं, तो आई टेक रियली गुड केयर ऑफ दैट। और इसकी वजह से ही थोड़ा सा काम जो है मैं आई डोंट गो एवरी सिंगल डे, हर दूसरे तीसरे दिन जाता हूँ सोशल वर्क के लिए, क्योंकि जिसका मैंने कहा है कि हमने अपनी मदद आप करनी है, बट आई मेक श्योर कि बाहर जाके भी आई कीप परफॉर्मिंग द सोशल डिस्टेंसेस, ज़्यादा लोगों के करीब नहीं आता, एंड मास्क और ग्लव्स जो है मैं हमेशा पहनता हूँ, एंड मैं कीप मेकिंग श्योर कि अपने जो है ना हाथ वगैरह में धोता रहूँ। लेकिन बात यही है जी, लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये घर बैठ के भी वबा से लड़ सकते हैं। मेरी जो फाउंडेशन है, दूसरी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर यू कि आप अपने पैसे वगैरह डोनेट करें, आप लोगों को बाहर निकलने की नहीं ज़रूरत। और प्लीज़ सारे जो डॉक्टर्स हमारे हैं, जो हमारे मीडिया जिस तरह से आप सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और WHO और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो भी एहतियाती तदाबीर हमें पाकिस्तानियों को बता रही है, प्लीज़ उनको फॉलो करें। और जिस तरह सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं शो के अंदर भी कि अभी वबा ने आगे और फैलना है, अभी हम बिल्कुल इसके प्राइम पे नहीं आए, अगला महीना और उससे अगला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू टेक दिस लॉकडाउन और सेल्फ आइसोलेशन बहुत बहुत जरूरी और बहुत सीरियसली। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, जब हमने स्टार्ट किया था तो यहीं से बात शुरू की थी कि एक तो लॉकडाउन में रिलीफ मिला है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले जो डेज़ हैं वो संगीन हैं और सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, हालात काबू में नहीं होंगे अगर आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया। आपको क्या लग रहा है ओवरऑल क्या सिचुएशन होगी और किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब इसमें हमें जो होना है, हम जो चल रहे हैं, कोरोना इज एग्जिस्टिंग, अब हमने इसके साथ रहना कैसे है। आज ही अभी थोड़ी देर बाद मेरी नैपटेक हमारा एक इदारा है जो कि स्किल्स का इदारा है और हम नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी हैं। मैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से भी और पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और हमने एक कोर्स डेवलप किया है बायो सेफ्टी स्किल्स एट वर्क प्लेस, जो कि हर इंसान के लिए, दुनिया में जितने भी इंसान हैं इस वक्त, उनको उसके बारे में जानना लाजिम होगा। जैसे अभी कालीग एक फरमा रहे थे कि मैं मास्क भी पहनता हूँ, ग्लव्स भी पहनता हूँ, घर में अपने जूतों का भी ख्याल करता हूँ। वाई नॉट वी हैव ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर ए पर्सन जो कि एक विलेज में रहता है, पश्तो बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो हम हर लैंग्वेज में वो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और इसको इट विल बी ओपन, चाहे WHO इसको लेके आए, क्योंकि अभी हमें मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे कि हम वैक्सीन से इसको वी विल बी एबल टू कवर दिस वन। सो बेहतर ये है कि द मोर नॉलेज वी हैव अबाउट दिस वायरस, द मोर वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। बल्कि आपके ही 92 के एक पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज भी किया था कि सारी दुनिया अब ऐसे लगता है कि हमें इस कोरोना ने वायरोलॉजिस्ट ही बना दिया है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस वायरस इन ए ग्रेट वे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव जो कि हमें इससे बचा सकती हैं। और एक मैं और चीज अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा कि आजकल एफर्ट्स हो रही हैं ये सैनिटाइजिंग के बारे में, जो है ना, अगर हम कर सकते हैं, द बेस्ट सैनिटाइजर इज अल्कोहल। जैसे क्लोरीनेशन की बात हो रही है, क्लोरीनेशन से ये होता है कि इससे एक हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि डिटर्जेंट है। इट टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स टू किल दी वायरसेस। लेट्स से अभी हम मास्क में मस्जिदों में अगर ये एक नई स्ट्रेटजी आई है कि हम फर्श को पहले जो है ना क्लोरीनेटेड वाटर से धो लेंगे, तो उसके लिए मेरी गुजारिश होगी कि नमाज से कम आधा घंटा पहले धोया जाए। अदरवाइज जो इंस्टेंट वायरस किलर है वो आइसोप्रोपेनॉल और एथानॉल है। एथानॉल हम नहीं यूज करते, बट आइसोप्रोपेनॉल इज मोस्टली यूज, तो उसको यूज किया जाए। जो हमारे जैसे 70% अल्कोहल की भी अक्सर बात होती रहती है। सो वी हैव टू पे अटेंशन टू दीज थिंग। इस वक्त ये है कि हमने इससे बचना कैसे है, और हमारे रहनुमा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जैसे और इनके जो हजारों हेल्थ केयर के लोग हैं उनको मैं सैल्यूट भी करता हूं। दे आर हेल्पिंग अस कि उन्होंने
हमारे पेशेंट अगर आदमी बीमार हो गया तो उसको कैसे बचाएं? मेरे पास कुछ कॉलर्स हैं, उनके सवाल शामिल कर लेते हैं ताकि उनके भी जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लें। अब्दुल रज़ाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल राज़िक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए। मैं तो खुद जिला पश्चिम एक छोटे गांव का रहने वाला हूँ और हम लोग तो बिल्कुल यहाँ पर घरों में महदूद हैं और यहाँ पर तो क्या कहते हैं बिल्कुल जैसे गांव में लोग रहते हैं उसमें भी हम लोग जो है ना बिल्कुल एहतियात करते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस जो उसमें भी रह रहे हैं। मगर एक दूसरी बात ये है कि इधर जो है ना जो हालात हैं जिला गाँव शहर के तो हालात तो हमें नहीं पता, हम तो फिलहाल गाँव में रह रहे हैं। इधर बेरोजगारी बहुत है, इधर बहुत बड़े मसले हैं, इधर लोग के घर में राशन नहीं है, बड़ी परेशानी है। और दूसरी बात है इधर हमारे जो जिला पश्चिम है ना DC कायम लाचारी, उसने राशन का ऐलान किया था गांव के लिए, उन्होंने भी कुछ ऐसा इकदाम नहीं किया। और खासकर मैं जो हुकूमती इदारे हैं वो बिल्कुल इसमें जीरो हैं। सही। तो एक तरफ तो जैसे आप लोग कहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस ये तो बड़ी खतरनाक वबा है हकीकत में। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आतिफ। जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? काफी ये चीजें काफी खबरें सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन तैयार कर ली। कराची के अंदर डाउ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने जो है ना उनकी खबर चल रही थी, तो ऐसा कुछ है। UHS ने भी इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिकमेंड की थी चीज क्लोरोक्विन से रिलेटेड ही, तो इसके हवाले से डॉक्टर जावेद अकरम साहब से पूछना चाह रहा था। जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब। जी, जो प्रेसिडेंट साहब को हमने ब्रीफिंग दी थी और जो डाउ वाली है, मैं दोनों को बता देता हूँ कि देखें वो प्रोटेक्ट ट्रायल की बात कर रहे थे जो हम लॉन्च किया था हमने जब प्रेसिडेंट साहब आए थे उसी दिन ही। प्रोटेक्ट से बनता है पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल इन कोरोना वायरस। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रायल है और इसको पाकिस्तान के बाहर भी सेंटर हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही है। ये रावलपिंडी, पेशावर, कराची सब जगह पे सेंटर्स हैं। इसका सैंपल साइज है 9500 और इसमें तकरीबन 350 मरीज एनरोल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो एंड पॉइंट है वो 7 रेजिमेन है, एंटीवायरस ड्रग है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और एजिथ्रोमाइसिन है वो जो कि मैक्रोलाइड है और उनकी कॉम्बिनेशंस हैं, और एक ग्रुप इसका कंट्रोल ग्रुप है जिसको हम प्लेसिबो ग्रुप कहते हैं। तो अभी जाहिर है इसको ये 6 हफ्ते का एक्टिव ट्रायल है, लेकिन हमारा ख्याल है कि 2 हफ्ते के बाद हम इसके इंटरिम रिलीज इंशाल्लाह रिजल्ट ज़रूर कर देंगे, ताकि दुनिया को फ़ायदा हो, कि दुनिया को पता चले कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो ये तो इंशाल्लाह प्रोटेक्ट ट्रायल का है। जहाँ तक वो वैक्सीनेशन है, वो एक्चुअली वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं है जो डाउ ने की, वो हम भी कर रहे हैं। उसमें ये है कि जो प्लाज्मा है और वो जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है उन मरीजों से जो कि रिकवर कर बैठे हैं और जिनके 2 कोविड-19 RT-PCRs नेगेटिव हुए हैं, उनकी से हम प्लाज्मा हार्वेस्ट कर रहे हैं और UHS में भी हम कर रहे हैं। आफ्टर 2 वीक्स हम 400 ml लेते हैं और प्लाज्मा में से हम IgG निकाल लेते हैं जो कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन है और जो प्रोटेक्टिव है, और वो हम उन लोगों को देते हैं जो बिल्कुल क्रिटिकली इल हैं, वेंटिलेटर पे हैं। तो ये 2 ट्रायल्स हैं, एक मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं, और एक हाईली क्रिटिकली इल पेशेंट है। क्रिटिकली इल पेशेंट में हम और भी बहुत दवाइयों के ट्रायल कर रहे हैं जिसमें TNF अल्फा वगैरह एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो साइटोकाइन स्टॉर्म को इन्फ्लिक्सीमैब है वो भी 100 पेशेंट्स की, लेकिन अभी वो ऑनगोइंग हैं, ये मसला है। ठीक है, चलें तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और जाते जाते आप सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं अभी भी आवाम से कि इस सिचुएशन में हमें एक तो रहना कैसे सीखना है और बचना कैसे है। सबसे पहले एहसाम आपकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आगे रमज़ान भी हैं और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के लिए देन अगेन बेरोज़गारी, भूख, ये सारी चीज़ें होंगी। हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में?
देखिए जी, सबसे पहले तो सब्र का फल मीठा होता है। एज अ मुसलमान भी हमने जानते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस से काम लें, प्लीज़ अपनी सेल्फ आइसोलेशन में रखें। आई नो अब आगे रमज़ान का महीना है, काफ़ी अफ्तार पार्टीज़ होनी है, सहरियाँ होनी है, प्लीज़ उनको अवॉइड करें। अगर आप अपने किसी रिश्तेदारों को देखते भी हैं करते हुए, उनको भी प्लीज़ कहें कि ना करें। रमज़ान का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। अकीदे के साथ रमज़ान रखें, नमाज़ें पढ़ें एंड बस यही जी दुआ करें और इंशाल्लाह इस मुल्क को जो है ना इंशाल्लाह। वेरी क्विकली डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, आपका मैसेज क्या होगा? देखें जी, मेरा तो यही मैसेज होगा कि टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। जो आपके पेरेंट्स हैं, वो लोग जो ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उनसे जितना भी उनके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग की अरेंज कर सकते हैं, डू दैट वन, क्योंकि यही हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे ये जो है ना हमारा सरमाया है। एंड आई विश एवरीबॉडी ए हैप्पी रमज़ान। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सबको भी रमज़ान की पहले से ही मुबारकबाद। और ऐसा आपके भी वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे एक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ज़रा प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में बात करेंगे कि उनको इस वक्त कितनी एहतियात की ज़रूरत है। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो जनाब, जहां पर हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए खासी संगीन हो सकती है। और इस पर बात करेंगे कि उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है और जिन लोगों की डिलीवरीज हैं, जिन खवातीन के लिए, वो क्या कर सकती हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साइमा सिद्दीक चौधरी साहबा मौजूद है जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साइमा। सबसे पहले ये जो खवातीन इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनका क्या इम्यून सिस्टम दीगर लोगों के मुकाबले में कमजोर होता है? उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है कोरोना के इस सारे पेंडेमिक में? वालेकुम सलाम रिमशा, क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर चैनल 92। इसमें ये है कि प्रेग्नेंट वेमेन जो है ऑर्डिनरी पीपल से उनका कोई इम्यूनिटी सिस्टम कोई खास डिस्टर्ब नहीं होता। उनको जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल ही लिया जाता है। लेकिन एक जनरल ओवर में उनको ये कहा गया है कि दे आर इन अ वल्नरेबल ग्रुप बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्टेट जिसके अंदर उनका जो बॉडी सिस्टम है वो ऐसा ऑल्टर हो सकता है कि उनका रिएक्शन टू द वायरल इन्फेक्शन, खुदा न खास्ता अगर उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हो सकता है। तो इसलिए उनको एज अ वनरेबल ग्रुप कहा गया है। लेकिन एहतियातों में और उनका इन्फेक्शन रिस्क और उनका जो ट्रीटमेंट है, सारा कुछ जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल होगा। उनको लाइक जो हम कहते हैं कि ओल्डर पीपल दे आर मोर एट रिस्क, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है, या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में होते हैं जैसे डायलिसिस हो गया या कोई और उनको प्रॉब्लम चल रही होती है, वो ज्यादा एट रिस्क है एज कम्पेयर टू प्रेग्नेंट वुमेन और ऑर्डिनरी पीपल। दे आर जस्ट वन एंड द सेम जितनी अभी तक स्टडीज हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस तो अभी जल्दी ही है, इन्फेक्शन तो इतना ज्यादा तो है नहीं। ठीक जी। तो डॉक्टर साहिबा, इस वक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या उसको स्ट्रांग रखने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें? कौन सी डाइट लें जो कि प्रेग्नेंट खवातीन हैं? अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन को पहले ही हम लोग जो नॉर्मली ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट्स हम उनको आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते रहते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते रहते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहते हैं। सपोजिटली अगर एनीमिक है तो एनीमिया को करेक्ट किया जाता है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज को इंक्रीज किया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन डी और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स अच्छे हैं। विटामिन सी आपको पता है ये सारी जो जितने भी ये विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये वो ज्यादा लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है दीज काइंड ऑफ फूड्स, और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। विटामिन सी सप्लीमेंट्स वैसे भी मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, वो भी ले सकते हैं। और विटामिन डी की हम नॉर्मली भी उनको देते हैं कि वो लेती रहे ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। सही है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के जैसे कि अभी आपने भी कहा एंटीनेंटल विजिट्स होते हैं, बार बार हॉस्पिटल जा रही होती हैं, डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं, तो वो जब हॉस्पिटल जाएं और घर को वापस आएं तो उनको किस हद तक और कितनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि अगर वो अस्पताल में जाएं तो किस तरह से जो ना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें? डॉक्टर साइमा।
प्रेग्नेंट वुमेन में एक तो ये है कि अगर उनको कोई पहले उनकी हिस्ट्रीज ऐसी नहीं है कि उनकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, नॉर्मल उनकी प्रेगनेंसीज चल रही हैं, तो जब तक ये कोरोना पेंडेमिक है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने हॉस्पिटल से फ़ोन करके पूछ लें कि उनको आने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर तो उनका चल सकता है कि 1 या 2 महीने तक हम डिले कर सकते हैं उनकी एंटीनेटल विजिट, तो हम कर सकते हैं। अननेसेसरली उनको हॉस्पिटल नहीं बुलाना, उनको आयरन, कैल्शियम और जो सप्लीमेंट्स उनके चल रहे हैं वो चलते रहें। लेकिन ऑन द बेसिस कि जी कोरोना चल रहा है और उनको अपनी एंटीनेटल विजिट्स को हमने रोकना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, लाइक जो सिम्टम्स कोरोना के हैं जिसमें आ जाते हैं फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक या और जो सिम्टम्स हैं डायरिया, वॉमिटिंग, अगर उस तरह के उनको सिम्टम्स नहीं है तो वो अपनी रूटीन एंटीनेटल विजिट्स या अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि प्रेगनेंसी को थ्रू आउट जो एंटीनेटल विजिट्स उनका एक फॉर्मा बनाया होता है वो उनकी हेल्थ के लिए और उनकी बेबी की हेल्थ के लिए बनाया होता है। अगर उस तरह के उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो अपनी रूटीनली एंटीनेटल विजिट्स जरूर करें, लेकिन एहतियात करें कि जिस तरह के है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करनी, कोशिश करें कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आए हॉस्पिटल, अपने हैंड वॉशिंग अपने रेगुलरली करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें कि अगर जाना है तो एक बंदे के साथ जाना है, बच्चों को साथ बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं लेके जाना उन्होंने। और जब हॉस्पिटल से अपनी विजिट करके आए तो अपना हाथ वगैरह वो अच्छी तरह से धोएं, जैसे 20 सेकंड्स के लिए उन्होंने काउंट करके अपने हाथ धोने, अपना फेस वगैरह वॉश करें, कपड़े फौरन चेंज कर दें, उनको कपड़ों को वॉशिंग के लिए डाल दें। तो ये एहतियातें हैं जो उनको प्रेग्नेंट वुमेन को करनी है। और अगर उनको इमरजेंसी में जाना है तो वो फौरन जिन खवातीन की डिलीवरीज हैं डॉक्टर साहिमा, वो किस हद तक एहतियात करें, और फिर उनके बच्चे जब डिलीवर हो रहे हैं और बिल्कुल न्यू बॉर्न हैं तो वो तो हाई रिस्क में नहीं होते? नहीं, देखिए अभी तक तो सच हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिस्क होते हैं कोरोना, अगर खुदा ना खास्ता औरत को कोरोना हो जाता है तो उसमें क्या रिस्क हैं। अभी तक तो यही है कि उससे कोई मिसकैरेज का कोई रिस्क नहीं होता, और टू बेबी ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें बहुत कम रिस्क है। बहुत ही पूरी दुनिया में तकरीबन 2 केसेस उनको मिले हैं ऐसे जिनमें बेबी को आफ्टर डिलीवरी इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसकी उनको ये रीजन नहीं पता चली कि वो ड्यूरिंग मतलब उसको यूट्रस के अंदर हुआ था कि डिलीवरी के बाद हुआ था। दूसरी ये कि नॉर्मल जिस तरह अगर तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन की तरह उनकी डिलीवरीज की जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के उनकी डिलीवरी करनी है, कि उनको नहीं पता कि ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक कोरोना कैरियर है या फिर कोरोना का पेशेंट है। उन्होंने अपनी जो है एहतियातें लेनी है, लेकिन डिलीवरी के बाद बेबी को एज सच कोई रिस्क नहीं है मदर से अगर उसको सिम्टम्स नहीं है। अगर उसको सिम्टम्स हैं तो उसका कमरे में जरूर रखा जाता है उसके साथ, मदर के साथ, बिकॉज आपको पता है बेबी की बॉन्डिंग अपनी मदर के साथ बहुत जरूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी यही है कि उसको अलाउ कर दिया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अगर उसको कोरोना वायरस है तब भी उसने अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ अपने हैंड वॉशिंग करने हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले अपने मास्क पहनना है और उसके सामने कफ नहीं करनी बच्चे के सामने। तो ये एहतियातें करके शी कैन इवन ब्रेस्ट फीड। सही है। सो डॉक्टर साहिमा वेरी क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल में जब आपने बताया कि बच्चों की केयर भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, दूसरी बात ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए उनको कहा जाता है, डीप ब्रीदिंग करने के लिए उन्हें बहुत कहा जाता है क्योंकि आखिर के दिनों में सांस का भी प्रॉब्लम होता है, तो वो इसको किस हद तक प्रैक्टिस करें और क्या कर सकती हैं घरों में रहते हुए? घरों में रहते हुए वो नॉर्मल अपनी जो रेगुलर हम उनको कहते हैं कि लाइट सी वॉक करें, लाइक 10 to 20 मिनट्स, वो आराम से अपनी वॉक घरों में भी कर सकती हैं। अगर उनका कोई सेहन है तो उसमें भी कर सकती हैं। अपने रूम्स को वो वेंटिलेटेड रखें, और डीप ब्रीदिंग में हम बहुत ज़्यादा उनको ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करें, नॉर्मल जो थोड़ी ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रखें अपनी। और अगर कोई कांटेक्ट उनको लग रहा है कि कोई भी उनका कोई नौकर या उनकी कोई फैमिली मेंबर्स कोई कफ कर रहे हैं तो उससे वो आइसोलेट हो जाए, उससे अवॉइड करें, उससे कांटेक्ट नहीं उन्होंने रखना। ये एहतियातें हैं अपनी, और नॉर्मल अपनी रूटीन को नॉर्मल रखें। अगर घर में भी किसी को खांसी नज़ला हो या कोई बाहर से आ रहा हो जिसको नज़ला जुकाम वगैरह हो तो घर में भी मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उनको शक है कि कोई भी कफ कर रहा है, एक तो बिल्कुल उनसे दूर हो जाए, वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, उन लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रहे। और अगर उनको कांटेक्ट करना भी पड़े तो उनसे वो दूर हो जाए, ठीक है। मास्क पहन लें, अपनी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फौरन जाके अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। अगर उनको शक है कि उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है तो जस्ट जाके 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथ वगैरह वो धो लें, अपना मुंह वगैरह वॉश करें, कपड़े चेंज कर लें अगर उनको ऐसा लगा है कि उनका इस सस्पेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट हुआ है।
सही है। तो डॉक्टर साहिबा एक और चीज़ ये होती है कि अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि गर्म कहवे, स्टीम वगैरह का इस्तेमाल करें, गर्म चाय का इस्तेमाल करें तो आप उससे महफूज रह सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है ग्रीन टी वगैरह को उनको एज सच कोई नहीं रेकमेंड किया जाता कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस सिचुएशन में क्या कोई कहवा या ग्रीन टी या चाय ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं? जी रिमशा, इस तरह का मतलब कोई भी नॉर्मल, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन और उनके जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनमें कोई इस तरह की कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है। ग्रीन टी को हम बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में अवॉइड नहीं करवाते। प्रेग्नेंट वुमेन ग्रीन टी ले सकती हैं, कहवा ले सकती हैं। उनको अपना थ्रोट को मॉइस्ट रखना है, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, मतलब अपने थ्रोट को वो गीला रखें। बहुत ठंडा पानी से अवॉइड करें क्योंकि ठंडे पानी से सोर थ्रोट हो भी जाता है। अगर कोरोना ना भी हो तो खामखा का शक डेवलप हो जाएगा, खामखा की एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। तो उनको अपना नॉर्मल थ्रोट को ड्राई नहीं रखना। कहवे चाय ले सकती हैं। कैफीन से हम अवॉइड करवाते हैं कि जो है कॉफ़ी से अवॉइड करें, लेकिन पानी और जिस तरह के जूसेस वगैरह वो लें और साथ कहवा भी ले सकती हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग कहवा। सही है। घर में रहते हुए क्योंकि सब क्वारंटाइन में है और खाना पीना कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है आजकल घरों में रहते हुए, सो एक्सरसाइज किस तरह से कर सकती हैं प्रेग्नेंट वुमेन ताकि अपनी बॉडी को टोन भी रखें और हेल्दी भी रहें? मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि वॉक करें ड्यूरिंग आपने प्रेगनेंसी। कोई हैवी एक्सर्शनल एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ब्रिस्क वॉक या नॉर्मल हमारी वॉक होती है, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज अ वुमन कैन डू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। आपने साइकिलिंग वगैरह भी इन सारी चीज़ों को घर में बैठ के नहीं करना। आपने जस्ट वॉक करते रहो, अपने आप को एक्टिव रखो बस। वैसे ही नॉर्मली एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि कोई घर में कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई कुकिंग में नहीं, सारा कुछ तो आपने खुद ही करना है। तो लेकिन अपने एक जो हेल्दी, ये इससे इन सारे कामों से, जो घरों के काम होते हैं इनसे तो पेशेंट या जो औरत है वो थक जाती है। इसलिए उसको 10 to 20 मिनट्स अपने आप को देना है। वो नॉर्मल रेगुलर थोड़ी वॉक करे, जिससे वो उसके हार्मोन्स भी अच्छा रहेंगे, वो मेंटली भी स्टेबल रहेगी, मेंटली स्ट्रेस आउट नहीं होगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट के हवाले से और वैसे अभी इस वक्त कोरोना की सूरत हाल में प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहती हैं डॉक्टर साहिबा? बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में हर चीज़ का एक ना पोर्शन आ जाता है कि प्रोटीन्स भी उन्होंने लेने हैं, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने, उन्होंने फैट की भी बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल जितनी फैट वो लेना है उन्होंने वो लेनी है। बहुत ज़्यादा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने होते। जो बैलेंस डाइट होती है कि एक थोड़ा पोर्शन हर चीज़ का वो लें। प्रोटीन्स लें जिससे इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है, जिसमें चिकन, फिश, मीट, ये चीज़ें खाएं। विटामिन सी की लॉट्स ऑफ इनटेक लें। अगर अभी भी थोड़े से कीनो वगैरह मिल जाते हैं, अगर उनको वो फ्रेश जूस बना सकती हैं तो वो उसका जूस पिएं। दूध पिएं, दूध चीज़ इस्तेमाल करें। अपने अंडे वगैरह, ये जो नॉर्मल उनकी रूटीन है वो लें। लेकिन बहुत ऑयली फूड्स और सॉल्टी फूड्स उनको अवॉइड करो। जैसे हम नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में कहते हैं कि अपनी बैलेंस डाइट रखो, उससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। आपने हमें तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो अपना ख्याल किस तरह से रख सकती हैं, क्योंकि वो एक बेबी कैरियर हैं और साथ साथ उनका भी उन्हें ख्याल रखना होता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो आज अर्थ डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मरियम शबीर साहबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर कमर जमान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि आलमी माहिर माहौलियाती तब्दीली हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मरियम शबीर साहबा, ये जो अर्थ डे आज मनाया जा रहा है, हर साल इसकी एक थीम होती है, इस दफ़ा थीम क्या है और फिर जो इस साल मना रहे हैं क्योंकि कोरोना की भी सूरत हाल है तो क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं हमें? जी थैंक यू रिमशा। इस साल जो इसकी अर्थ डे की थीम है, सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आज अर्थ का जो हम दिन मना रहे हैं वो 50वां साल अर्थ डे का आज है, यानी कि गोल्डन जुबली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 50 सालों में अर्थ को बेहतर करने के बजाय मज़ीद जो है वो इंसानों ने इसके डिटीरियरेशन की है और मज़ीद डिग्रेडेशन की है इन्वायरमेंट की। इस साल का जो थीम है वो क्लाइमेट एक्शन है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं,
आपके अर्थ के, उसको किस तरह से ग्लोबल एमिशंस रिड्यूस करके और क्लाइमेट एक्शंस हम लेके अर्थ की क्वालिटी को, अर्थ की सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आपने बताया कि जो आजकल हालात है कोविड-19 की वजह से, जिसमें सारे लोग घरों में हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या इवन पर्सनल कार्स बहुत कम देखने में मिलती हैं और कुछ मुल्कों में तो बिल्कुल नहीं है। तो आपने विटनेस किया होगा कि माहौल बेहतर हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत सारे शहरों, बहुत सारे मुल्कों में पहली दफ़ा शायद तारीख में ऐसा हुआ है कि लाहौर के जो वासी हैं उनको साफ़ हवा मिल रही है और क्लियर आसमान सबको नज़र आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे ही इंशाअल्लाह ताला कोविड-19 ओवर होगा, जो कि अल्लाह करे कि जल्दी हो जाए, तो माहौल फिर से अनफॉर्चुनेटली उसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से सड़कों के ऊपर आपकी गाड़ियाँ होंगी, दोबारा से इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी, वही एमिशंस होंगी, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमने ऐसा इक़दाम नहीं किए हुए। तो कुछ अर्से बाद वही सूरत हाल दोबारा होगी जो कि हम पहले देखते आए हैं कोविड-19 से पहले। दुरुस्त। सो डॉक्टर कमर, ये जो अभी सूरत हाल है कोविड-19 में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाड़ियां सड़कों पर नहीं हैं, कम हैं, और फिर कुछ तस्वीर भी आई थी कि जिसमें कहा गया कि एक वास्ट डिफरेंस नज़र आया है, ओजोन लेयर जो है वो रिकवर होना शुरू हुई है। तो इन सब बातों में कितनी सदाकत है डॉक्टर कमर साहब? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। बेसिकली ये तो आजकल जो असरात हैं, जो आपको ओजोन लेयर भी बेहतर नज़र आ रही है, एनवायरनमेंट भी बेहतर हो गया है, तो ये बेसिकली लॉकडाउन का नतीजा है कि इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। तो इसलिए ये सोची समझी और प्लान तरीके से एक्टिविटी नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल इससे करने की कोशिश की जा रही है। ये बेसिकली ये है कि क्लाइमेट इस दफ़ा का जो थीम है अर्थ डे का, वो क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे इस दौर का। लेकिन ये है कि बेसिकली इस वक्त जो कोरोना का जो चैलेंज आया है, उसने तकरीबन बहुत से सेक्टर को नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर 3 जो हैं चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसमें ये लातादाद अमवात हो रही हैं। इकनॉमिक मेल्ट डाउन हो गया है, इकनॉमिक एक्टिविटी दुनिया में तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सबसे बड़ा जो इसके साथ इस अर्थ डे के हवाले से अगर क्लाइमेट एक्शन की बात की जाए, तो क्लाइमेट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक पिछले 20-30 सालों के अंदर क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, वो तकरीबन इस वक्त कोलैप्स कर गया। और इस दफ़ा क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस होनी थी दिसंबर में, जिसके अंदर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को चैलेंज से निपटने के लिए बहुत सी जो एक्टिविटीज प्रपोज थी उसके अंदर। सही। लेकिन ये उन सारी डॉक्टर कमर ज़मान साहब, एक और चीज़ ये कि क्या कोई स्टैट्स मौजूद हैं कि ड्रास्टिक चेंज जहां पर हमें नज़र आया हो आफ्टर कोविड-19 वर्ल्ड? ये वो तो खैर आपने अभी जिक्र किया ना कि जो चेंज इस वक्त नज़र आया, बेसिकली वो चेंज तो है कि टेम्पररी चेंज है कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लॉकडाउन और बंद होने की वजह से इस वक्त एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बेहतर हो रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ओवरऑल, हमने देखा कि जंगलात जल रहे हैं, ज़मीन का कटाव हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया भर में इन्वायरमेंट और टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं। तो इस सब में इंसान का रोल क्या होना है और हमने इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कैसे करना है? जी रिमशा, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम इनफरादी सतह पे कर सकते हैं और कुछ ऐसी इक़दामात होते हैं जो कि शायद जहाँ पे इनफरादी सतह पे हमारी लिमिटेशन आ जाती है और वहाँ पे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं।
तो इनफरादी सतह पे तो ऑफ कोर्स जो लेट्स सपोज जैसे आपने ट्रैवल करना है रोज़, तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कैसे कम कर सकते हैं। आप बाइसाइकिल यूज़ कर सकते हैं। एक गाड़ी में अगर ट्रैवल करना है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो 4 लोग 5 लोग गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट्स ने इंस्ट्रक्शन दी है उन्हीं को आजकल फॉलो करना चाहिए। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस जो है वो 3 से 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जब हालात नॉर्मल हों तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो सबको ट्रैवल करना चाहिए। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आएँ तो फिर ऐसी इक़दामात हैं कि शायद उनके इंजन्स बेहतर और जो कम आपकी हवा में एमिशंस कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए फिर गवर्नमेंट का लेवल आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल प्रोमिनेंट हो जाता है। इनफरादी सतह पर चूँकि हम लोग आजकल घरों में मसूर हैं कोविड-19 की वजह से, तो हम डिजिटली जो है वो अवेयरनेस लोगों को दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू को किस तरह से अपने आर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप जो लाइट्स हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत हो तो ऑन करें, जब ज़रूरत नहीं है तो उनको ऑफ रखें, क्योंकि और इसके अलावा जो आपके फूड प्रिंट होता है जिसको हम कहते हैं कि फूड कंजम्पशन हम करते हैं अपने टेबल पे हम जो चीज़ें खाते हैं, तो उसका कॉन्शियसली चूज़ करें। क्योंकि देखिए एक कोई भी मीट हम खा रहे हैं या वेजिटेबल खा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसको पैदा करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसकी कंजम्पशन तक डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली उसको चूज़ करेंगे तो एमिशंस में हम कम कंट्रीब्यूट करेंगे। डेली बेसिस पे जो सीजन चेंज होते हैं तो हम शॉपिंग करते हैं, तो जो फैब्रिक की प्रोडक्शन होती है, जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल एमिशंस बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, पानी का बहुत सारा ज़िया होता है। तो अगर हम कॉन्शियसली शॉपिंग भी कॉन्शियसली करें कि हमने बहुत ज़्यादा एमिशंस कंट्रीब्यूट नहीं करनी है, तो वो भी हम इनफरादी सतह पे कर सकते हैं। हुकूमती सतह पे फिर जो आपने ये जो शॉपिंग का भी जिक्र किया, काफ़ी सारे हमने हुकूमत की तरफ से एक स्टेप देखा डॉक्टर कमर जमान साहब, वो ये कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर किसी हद तक पाबंदी लगाई गई, कुछ इकदाम उस हवाले से भी किए गए। ये कितना अच्छा है और आगे लेके इसको कैसे चल सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कहा तो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस पर नहीं होती। बहरहाल ये डिसीजन कैसा है हुकूमत की तरफ से? ये डिसीजन डेफिनेटली बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, और इस तरह के और भी डिसीजंस लिए जा रहे थे। लेकिन एक्चुअली जो इस वक्त मुझे जो इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है वो ये है कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे कोरोना वायरस है, ये भी एक सर्वाइवल का चैलेंज है, तो इसी तरह क्लाइमेट चेंज भी हमारी सर्वाइवल का चैलेंज है। और लेकिन जो ये क्राइसिस कोरोना वायरस की वजह से आया है, इससे तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक फंडिंग जो अवेलेबल थी या अवेलेबल होनी थी क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, मुझे डर ये है कि इस कोरोना वायरस के जो क्राइसिस है इसके अंदर अटेंशन जो है वो क्लाइमेट चेंज से कुछ हट जाएगी, और इसलिए ज़्यादा होगा वो इकोनॉमिक जो इंडस्ट्री, इवन अगर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं भी है, ग्रीन इंडस्ट्री नहीं है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसको भी कोशिश की जाएगी कि उसी को रिवाइव किया जाए, बजाय इसके कि वो ग्रीन इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रीन किया जाए। तो इसलिए जो इस वक्त फोकस होगा वो क्लाइमेट चेंज पे हो, जो एक उतना ही बड़ा सर्वाइवल चैलेंज है इंसानियत के लिए जितना बड़ा कोरोना वायरस है, तो वहाँ से उस पे से कुछ अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी या डाइल्यूट हो जाएगी। जी सही। सो मरियम शबीर साहबा, ये जो ज़मीन पर हम बात करें, एक तो हमने अर्थ को भी अपनी प्रोटेक्ट करना है और फिर इंसानों की ज़िंदगी के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस अब दिखाई दे रहे हैं, तो दरख्त लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिलियन ट्री सुनामी के मंसूबे को भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में सराहा गया। कितना ज़रूरी है इंडिविजुअल सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी कि दरख्त लगाए जाएँ, और कौन से लगाए जाएँ? जी, ये शायद माहौल को बेहतर करने का सबसे सस्ता तरीन तरीका होता है कि हम ज़मीन के ऊपर दरख्त लगाएं। और आजकल जैसे इनफरादी सतह पे घरों में मसूर हैं, तो अगर आपके घर में कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ पे आप पौधे लगा सकते हैं। इसी तरह जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ये ज़रूरत पड़ेगी कि जितने भी
जितने मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, जितने मुख्तलिफ इलाकों में हम पाकिस्तान में ये पौधे लगा रहे हैं, वहाँ पे इंडिजिनस प्लांटेशन हम करें, यानी कि जहाँ का जो लोकल दरख्त है वही लगाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो जैसे जैसे बड़ा होगा कुछ सालों में तो माहौल के लिए बेहतर होगा, और दूसरा उसका असर ये होता है कि एक जो दरख्त लोकल होता है वो आपकी बाकी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे अगर इस्लामाबाद में आप इस्लामाबाद के दरख्त खाएँ, पीपल, शहतूत, या जो पहले लगे होते पेपर मलबरी से पहले के दरख्त लगे होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जुगनू, तितलियाँ, चिड़ियाँ, बहुत सारे रिलेटेड जो है हैबिटेट जो है वो वापस आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोकल नहीं लगाएंगे तो बजाय आपको फ़ायदा देने के आपके इन्वायरमेंट को नुकसान देना शुरू कर देंगे। सो डॉक्टर कमर जमान साहब, ये इंडिविजुअल सतह पर भी हम सब कुछ कर सकते हैं, और साथ साथ हुकूमती सतह पर इस वक्त आपको क्या लगता है कि जहां काम होने की ज़रूरत है और जहां हमें करना चाहिए? एक्चुअली क्लाइमेट एक्शंस के हवाले से एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिस पे तमाम दुनिया इस बात पे मुत्तफिक हुई थी कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए एफर्ट जो है पूरी दुनिया को करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो एक जो सबसे मेन ईयर था वो 2020 था, जिसके अंदर के क्लाइमेट एक्शंस को जो है फाइनलाइज करना था कि हर कंट्री जो है उसके अंदर कितनी एमिशंस रिडक्शंस के एफर्ट्स कर सकता है। उसके अलावा डेवलप कंट्रीज जो हैं वो कितनी क्लाइमेट फाइनेंसिंग दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चैलेंज को अडॉप्ट करने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये 2020 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल था क्लाइमेट एक्शंस के हवाले से। लेकिन यह है कि जो इस वक्त मौजूदा कोरोना वायरस की क्राइसिस है, उसकी वजह से उसकी जो डिस्कशन थी वो डीरेल हो चुकी है और इस वक्त वो पोस्टपोन हो गई है। और दिसंबर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसके अंदर ये तमाम फैसले करने थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर हमारे साथ हैं याह्या, उनको शामिल करते हैं, बड़े रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम याह्या, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है रमशा, आपको भी बहुत सलाम है और मौजूद मेहमानों को भी सलाम हो। रमशा, कहते हैं ना कि धरती माँ होती है, तो ये मदर नेचर जो है, ये हमारी मदर अर्थ है बेसिकली। हम अगर देखा जाए तो हमने इस अर्थ के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है और कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये बड़ी बड़ी जो हमारे इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ज़ाहिर तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप देखें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वो लोग ही फैलाते हैं और फिर उसकी वजह से मसाइल खड़े होते हैं जो दुनिया भर में भुगतना पड़ता है। हम जिस दौर में पड़ गए ना, हम एक तरक्की दौर में पड़े हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम अर्थ को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने जंगल काट दिए, हमने प्लांटेशन कम कर दी। हम अगर अपने शहर को देखें तो मैं अगर कराची की बात करूं तो यहाँ कंक्रीट का जंगल बन गया है, जबकि यहाँ बाग और खेल के मैदान होने चाहिए थे, वो नहीं है। तो जो मैं ये बात समझना चाहता हूं कि हम इतनी तरक्की तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपके मौजूद मेहमान से सवाल करना चाहता हूं कि हम बात भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, लेकिन क्या अगर हम नेचर को बचाने के लिए, इस मदर अर्थ को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल हमारे पास कुछ है? हम तो इसको बुलडोज कर रहे हैं। अब ब्राजील का देख लेना, ब्राजील का कितना बड़ा जंगल है, पूरा मेरे ख्याल में 20-25% आपका इकोलॉजिकल बैलेंस ही करता है। अब इसको हम कहते जरूर है, लेकिन जंगल कट ऑफ करने में इन लोगों का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद वो उसके बातें भी करते हैं। लेकिन अब छोटी कंट्रीज जो है वो तो उनका जो अपनी बड़ी कंट्रीज है वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट लाके समंदरों में डंप कर देते हैं। तो ये भी तो एक मसला है, इस पे आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। ठीक है, दोनों की तरफ ये सवाल लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले मरियम शबीर साहिबा। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ऑफ कोर्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ग्लोबल एमिशंस में जब ये क्लाइमेट चेंज की बात आती है, और आपकी डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो छोटी छोटी एमिशंस भी होती हैं वो किसी भी कंट्री की, वो ऑफ कोर्स आपको भी अफेक्ट कर रही होती हैं। एक लोकल आपका इम्पैक्ट हो रहा होता है आपकी एक्टिविटीज़ का, और एक इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर जिसको हम कह सकते हैं वो हो रहा होता है।
तो डेवलप कंट्रीज़ को ऑफ कोर्स जैसे आपके दूसरे गेस्ट ने भी कहा था कि जो कॉप होनी थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी थी, ऑफ कोर्स उसमें कमिटमेंट रिवाइज होनी थी और 2020 बहुत ही क्रूशियल साल था कमिटमेंट्स को रिवाइज करने का कि डेवलप कंट्रीज अपना क्या रोल प्ले कर रहे होंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन्ड हो गई है। लेकिन अभी अपने मुल्क की सतह पे जो हम मिशंस जो थोड़ी बहुत भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर होता है। जैसे कि उन्होंने डेवलप कंट्रीज़ का कहा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो आप अगर पाकिस्तान में भी देखें तो हमारा भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो किसी न किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और आपके इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट कर रहा होता है। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो आपके उसका जो वेस्ट वाटर होता है वो आपके खेतों को जो जिसमें क्रॉप्स उगनी होती हैं वो तबाह कर रहा है। आप जो पानी है वो ट्रीट नहीं होता तो आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं। इसी तरह जो अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कराची की जैसे उन्होंने बात की, कराची में तो बहुत ज़्यादा है, पूरे मुल्क में भी है लेकिन कराची में खुसूसन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो हीट वेव आपकी गर्मियों में आती है, इस तरह के इम्पैक्ट होते हैं टेम्परेचर राइज होने की वजह से। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली नहीं होता, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे और आपके एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो आई थिंक डेवलप कंट्रीज़ के साथ साथ हमें अपने मुल्क की सतह पे भी काफ़ी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर कमर ज़मान साहब, योर व्यू। जी, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसको मीट करना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए। और क्लाइमेट चेंज बेसिकली सर्वाइवल का चैलेंज है। इससे अगर देखें तो पिछले 10 से 15 साल के अंदर पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो बारिश है वो फ्लड्स जनरेट करती है और बड़े मैग्नीट्यूड उनका बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हीट वेव्स आई और उसमें इवन कराची में चंद साल पहले तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हो गई। तो इसी तरह जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को ऑर्गेनाइज किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, उसके लिए वेदर रडार्स लगाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली, और इसके अलावा इन क्लाइमेट ये बेसिकली हो रही हैं कि जो हमारी कार्बन एमिशंस इंक्रीज़ कर रही हैं उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसको रोकने के लिए जो है बेसिकली इंडस्ट्री को सारी को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। और फंडिंग के लिए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये 2020 टारगेट ईयर था जिसके अंदर दिसंबर के अंदर $100 बिलियन डेवलप कंट्रीज़ ने हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने थे कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को मीट करने के लिए या इसकी मिटिगेशन के लिए इक़दाम अपने अपने मुल्कों में करें। लेकिन ये है कि ये अब दिसंबर में देखें कि ये कॉन्फ्रेंस हो सकती है कि नहीं। और इसके अलावा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी कैपेसिटी भी अब इतनी बाकी रही है कि वो ये $100 बिलियन हर साल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज को मीट करने के लिए दे सकें। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर अब दोबारा गौर करने की ज़रूरत होगी। जी ठीक है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि मरीम शबीर साहब सारी दुनिया में रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और हमारे यहाँ जिस हद तक हम देखते हैं कि कचरा है या जो दीगर चीज़ें हैं, वेस्ट जो है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है रिसाइकिल करके, उस तरीके से काम नहीं हो रहा। तो एक तो इस कैपेसिटी में क्या हो सकता है, हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है और आवाम क्या कर सकते हैं? जी, सबसे जो मेजर इशू वेस्ट को लेके हमारा है वो तो ये है कि हमारे यहाँ डंपिंग साइट्स नहीं हैं। आप किसी भी कंट्री के रेगुलेशंस उठा के देखें तो हर कंट्री की अपनी एक सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू आपकी डंपिंग साइट्स स्पेसिफिक होती हैं जो कि आबादी से दूर होती हैं। और आपकी जो वेस्ट सेग्रीगेशन होती है एट सोर्स, यानी कि आप हॉस्पिटल वेस्ट को अलग रखें, उसमें भी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस को अलग रखें। फिर जो घर में आपका वेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट अलग होता है, जो पेपर और प्लास्टिक वेस्ट होता है वो अलग होता है। तो उसकी एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। हमारे यहाँ वेस्ट सेग्रीगेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है
और अगर कुछ जगहों पे वेस्ट बिन लगी भी होती हैं, डस्टबिन लगी भी होती हैं, तो काफ़ी जगहों पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो वेस्ट बिन में कूड़ा डालने के बजाय काफ़ी सारे पढ़े लिखे शहरी भी जो कूड़ादान है उनके बाहर फेंक देते होते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक वेस्ट सेग्रीगेशन और डंपिंग साइट्स के लिए काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को। और आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो कि इनफरादी सतह पर शायद हम ना कर सकें। इसमें काफ़ी सारा आपका स्टाफ इन्वॉल्व होता है, काफ़ी वर्किंग इन्वॉल्व होती है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इन्वॉल्व होती है, और फिर उसके बाद जो है वो रिसाइकलिंग की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए ये प्रीरेक्विजिट है कि आपकी वेस्ट सेग्रीगेशन होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। इसमें काफ़ी जो आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं, जर्मनी जैसे आप देखें तो वो आपके वेस्ट से बहुत ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंगापुर को देखें, वो भी उनकी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं इस चीज़ के लिए कि जो वेस्ट को जमा करती हैं और उसको सेग्रीगेशन के बाद प्रोसेस करने के बाद उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया में कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको यूज़ करते हो आपके किचन और होटल्स चलाते हैं। तो बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं जो एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं वेस्ट को लेके, लेकिन इस पर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर कमर जमान साहब, इनफरादी सतह पर क्या कर सकते हैं हम अपने ज़मीन को साफ़ सुथरा रखने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में यही एस्पेक्ट है और इसके अंदर हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। घर पे बच्चे भी, बड़े भी, सब कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेस्टेज को कम किया जाए। वेस्टेज वो किसी चीज़ की भी हो, पानी की हो और या किसी और मटेरियल की हो, बिजली की हो, तो हम घर पे पानी को सेव कर सकते हैं। हर इंसान इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिजली को आप बचाएंगे तो देखें उससे एमिशंस कम हो जाएंगी। हमारे घरों में अक्सर जो लाइट्स हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे जलती हैं और इसलिए कंट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर यह है कि हम हर चीज़ की बचत करें और उसके वेस्टेज को बचाएं। तो ये सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है जो हर इंसान कर सकता है एनवायरनमेंट के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही। और ये जो इस वक्त हमें टाइम मिला हुआ है, वक्त मिला हुआ है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि जो दरख्त लगाएं और जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो करें। और जैसे कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बताया कि बिजली की बचत करें, कचरा और गंदगी उसको जो है ना वो सफाई सुथराई पर ज़्यादा फोकस करें। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों ने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।